नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बायोडायवर्सिटी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह क्वेश्चन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवन रूपों की विविधता को क्या कहा जाता है? What is the term for the variety of life forms found in a given area? प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता या जैविक विविधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बायोटिक डाइवर्सिटी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायोटिक डाइवर्सिटी refers to the variety of life forms, plants, animals, microorganisms इन अ गिवन एरिया। जैविक विविधता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवन रूपों, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव की विविधता को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण है? अमेजन वर्षावन, सहारा रेगिस्तान, आर्कटिक टुंड्रा या हिमालय पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमेजन रेन फॉरेस्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेजन वर्षावन को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक है और इसे कई खतरे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि जैव विविधता के संरक्षण का उद्देश्य रखती है? विच इंटरनेशनल कन्वेंशन एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? क्योटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पेरिस एग्रीमेंट या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम जैव विविधता पर समझौता के नाम से जानते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम सीबीडी के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड टू कन्वर्जिंग बायोडाइवर्सिटी। जैविक विविधता पर समझौता एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इज नोन एज। प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े पैमाने पर नुकसान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विलुप्तता यानी एक्सटेंशन, मरुस्थलीकरण या डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आवासीय विनाश। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है एक्सटेंशन यानी विलुप्तता कहलाती है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विलुप्तता का अर्थ है किसी प्रजाति का पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो जाना जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अर्थ लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रकार नहीं है? स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी प्रजाति विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवंशिक विविधता, कम्युनिटी डाइवर्सिटी समुदाय विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कल्चर डाइवर्सिटी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कल्चर डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स विच इज नॉट ए टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सांस्कृतिक विविधता मानव संस्कृतियों की विविधता को दर्शाती है जो जैव विविधता का प्रकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया इज। किसी विशेष क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। स्पीशीज रिचनेस यानी प्रजाति समृद्धि, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स जैव विविधता सूचकांक, जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवंशिक विविधता, इकोसिस्टम सर्विसेज यानी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्पीशीज रिचनेस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्पीशीज रिचनेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन गिवन एरिया। प्रजाति समृद्धि किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या को संदर्भित करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड द मोस्ट बायोडाइवर्स? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता वाला माना जाता है? फॉरेस्ट यानी वन, ओशियंस यानी महासागर, ग्रासलैंड्स घास भूमियां, वेटलैंड्स यानी दलदल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है फॉरेस्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर नोन टू होस्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ वेरियस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वनों के उच्चतम जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है जहां विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवर के प्रजातियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हैबिटेट्स लॉस? आवासीय नुकसान का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, ओवरफिशिंग अधिक मछली पकड़ना, या पॉल्यूशन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अर्बनाइजेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एज सिटीज एक्सपैंड एंड एनक्रोच ऑन वाइल्ड एरियाज। शहरीकरण प्राकृतिक आवासों का विनाश करता है क्योंकि नगरों का विस्तार होता है और वह वन्यजीव क्षेत्रों पर अतिक्रमण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज रेफर्स टू। किसी प्रजाति की आनुवंशिक विविधता का क्या मतलब है? द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इट ऑक्युपाइज, यह उस पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संदर्भित करता है जिसमें प्रजाति निवास करती है। द डिफरेंट ट्रेड्स फाउंड विद इन इट्स पॉपुलेशन, यह उसकी जनसंख्या में पाए जाने वाली विभिन्न लक्षणों को संदर्भित करता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया, यह एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को संदर्भित करता है। द नंबर ऑफ हैबिटेट्स इट ऑक्युपाइज, यह उस पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या को संदर्भित करता है जिसमें यह प्रजाति निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी द डिफरेंट ट्रेड्स फाउंड विद इन इट्स पॉपुलेशन, यह उसके जनसंख्या में पाए जाने वाली विभिन्न लक्षणों को संदर्भित करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी refers to the variation in genes within a species population, allowing for adaptation and survival. आनुवांशिक विविधता किसी प्रजाति की जनसंख्या में पाए जाने वाले विभिन्न जीनों के परिवर्तन को संदर्भित करती है जो अनुकूलन और अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए नेचुरल हैबिटेट इनटू अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया इज नोन एज। प्राकृतिक आवास को शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन आवासीय खंडन, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आवासीय विनाश, डिसर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण जिसे हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी आवासीय विनाश। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग नेचुरल हैबिटेट इनटू ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स लीडिंग टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आवासीय विनाश में प्राकृतिक आवासों को मानव निर्मित परिदृश्यों में बदल दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी? संरक्षण जीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कृषि उत्पादकता बढ़ाना, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण और सुरक्षा करना, टू एनहांस जेनेटिक मॉडिफिकेशन आनुवांशिक संशोधन बढ़ाना, टू रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल प्रदूषण स्तरों को कम करना। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण और सुरक्षा करना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। Conservation biology focuses on understanding and preserving the variety of life on Earth. संरक्षण जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों को समझने और उन्हें संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द टर्म एंडेंजर्ड स्पीसीज रेफर्स टू स्पीसीज दैट आर
संकटग्रस्त प्रजातियां शब्द से कौन सी प्रजातियों संदर्भित होती है? एबंडेंट इन नंबर, संख्या में प्रचुर, एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, विलुप्त होने के जोखिम में, इन्वेसिव इन नेचर, आक्रामक स्वभाव की, कॉमन इन ऑल हैबिटेट्स, सभी आवासों में सामान्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, विलुप्त होने के जोखिम में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। Endangered species are those whose population are so small that they are at risk of becoming extinct. संकटग्रस्त प्रजातियां वे होती है जिनकी संख्या इतनी छोटी होती है कि विलुप्त होने के जोखिम में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट टू मरीन बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन समुद्री जैव विविधता के लिए एक प्रमुख खतरा है? ओवरफिशिंग, एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर्स या डेजर्टिफिकेशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है ओवर फिशिंग। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ओवर फिशिंग डिप्लेट्स मैरीन स्पीसीज एंड डिस्टर्ब मैरीन इकोसिस्टम, पोजिंग ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू मैरीन डाइवर्सिटी। अत्यधिक मछली पकड़ना समुद्री प्रजातियों को खत्म कर देता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जो समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द IUCN रेड लिस्ट इज अ टूल यूज्ड फॉर। IUCN रेड लिस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के मापने के लिए, मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए, असेसिंग द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, ट्रैकिंग पॉल्यूशन लेवल, प्रदूषण की स्थिति स्तरों को निगरानी के लिए। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, असेसिंग द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। द IUCN रेड लिस्ट categorize species based on their risk of extinction and helps in conservation efforts. IUCN रेड लिस्ट प्रजातियों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर वर्गीकृत करती है और संरक्षण प्रयासों में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवेसिव स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? जैपनीज नॉटवीट, जापानी नॉटवीट, कैन मेंढक यानी कैन टॉड, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकी हाथी, यूरोपियन स्टार्लिंग, यूरोपीय स्टार्लिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीकन एलिफेंट जो है हमारा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इनवेसिव स्पीसीज आर नॉन नेटिव स्पीसीज दैट कॉज हार्म टू इकोसिस्टम। द अफ्रीकन एलिफेंट इज नेटिव टू अफ्रीका and is not considered invasive outside its native range. आक्रामक प्रजातियां वे गैर देशी प्रजातियां होती हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। अफ्रीकी हाथी अफ्रीका देशी प्रजाति है और इसे अपने देशी क्षेत्र के बाहर आक्रामक नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex situ कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्थल संरक्षण का उदाहरण है? नेशनल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जूलॉजिकल गार्डन, जिसे हम प्राणी उद्यान कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ex situ कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स सच एज जूस और बोटनिकल गार्डन। बाहरी स्थल संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षित किया जाता है, जैसे कि प्राणी उद्यान या वनस्पति उद्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द टर्म बायोस्फीयर रेफर्स टू। जैवमंडल शब्द से क्या अभिप्रेत है? द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वायुमंडल, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौजूद है, द ओशियन, महासागर, द लैंड मासेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की भूमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द पार्ट ऑफ
अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन मौजूद है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इंक्लूडिंग द लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ इज फाउंड। जैवमंडल पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के शामिल करता है, जिसमें भूमि, जल और वायुमंडल शामिल है, जहां जीवन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आवासीय खंडन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन? इंक्रीज स्पीसीज माइग्रेशन, प्रजातियों के प्रवास में वृद्धि, डिक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता में कमी, इंक्रीज इकोसिस्टम सर्विसेज, पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं में वृद्धि, इंक्रीज स्पीसीज रिप्रोडक्शन, प्रजातियों के प्रजनन दर में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डिक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता में कमी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन रिड्यूसेस द अवेलेबल एरिया फॉर स्पीसीज टू लिव, लीडिंग टू रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉपुलेशन। आवासीय खंडन प्रजातियों के रहने के लिए उपलब्ध क्षेत्र को कम कर देता है, जिसके पृथक जनसंख्या के कारण आनुवंशिक विविधता में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? एग्रीकल्चर यानी कृषि, लॉगिंग कटाई, माइनिंग खनन, अर्बनाइजेशन शहरीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है एग्रीकल्चर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चरल expansion, including both substances and commercial farming, is the primary driver for deforestation in tropical rainforests. कृषि विस्तार जिसमें उपजीविका और वाणिज्यिक कृषि दोनों शामिल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वनों की कटाई का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना जाता है? बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, विक्टिटा यानी वाकिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाकिता। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। द वाकिटा इज अ स्मॉल मैरीन मैमल दैट इज क्रिटिकली endangered ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड बायोकैच इन फिशिंग नेट्स। वाकिता एक छोटा समुद्री स्तनपायी है जो आवासीय नुकसान और मछली पकड़ने के जाल में फंसने के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीचू कंजर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सी स्थल संरक्षण का उदाहरण है? सीड बैंक्स, बीज बैंक, बोटनिकल गार्डन्स वनस्पति उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभ्यारण्य, जूस यानी प्राणी उद्यान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। इन situ conservation involves protecting species in their natural habitats, such as in wildlife sanctuaries or national parks. स्थल संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है, जैसे कि वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रेफर्स टू। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द से क्या अभिप्रेत है? रीजन्स विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान वाले क्षेत्र, एरियाज विद हाई ह्यूमन पॉपुलेशन, उच्च मानव जनसंख्या वाले क्षेत्र, एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट अंडर थ्रेट, जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र जो खतरे में है, रीजन्स विद हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उच्च कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पहले भी कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट अंडर थ्रेट, जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र जो खतरे में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन्स दैट आर रिच इन स्पीसीज बट आर एक्सपीरियंसिंग सीवियर थ्रेट्स सच एज डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज।
जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जो प्रजातियों से समृद्ध होते हैं लेकिन ये गंभीर खतरों का सामना कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द प्रोसेस बाय विच ए स्पीसीज इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अनदर इज नोन एज, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रजाति धीरे धीरे दूसरे प्रजाति द्वारा प्रतिस्थापित होती है क्या कहलाती है? सक्सेशन यानी उत्तरवर्तीकरण, इवोल्यूशन यानी विकास, एडप्शन यानी अनुकूलन, एक्सटेंशन यानी विलुप्तता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सक्सेशन यानी उत्तरवर्तीकरण। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम लीडिंग टू द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज। उत्तरवर्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलते हैं और प्रजातियों का क्रमिक प्रतिस्थापन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण का तरीका नहीं है? इस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि को बढ़ावा देना, एनकरेजिंग ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण करना, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम, बिगड़े हुए पारिस्थितिक तंत्र की बहाली करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण करना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एनकरेजिंग ओवर एक्सप्लोइटेशन लीड्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज विच थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी, अत्यधिक शोषण को बढ़ावा देना आवास विनाश और संसाधनों के घटने की ओर ले जाता है जो जैव विविधता के लिए खतरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थल जैव मंडल है? डेजर्ट यानी मरुस्थल, ग्रासलैंड, घास भूमि, टुंड्रा या फॉरेस्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फॉरेस्ट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। फॉरेस्ट particularly tropical and boreal forests are the largest terrestrial biome covering about 30% of Earth's land area। वन विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण वन सबसे बड़े स्थल जैवमंडल होते हैं जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 30% कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रेफर्स टू, पारिस्थितिकी पदचिन्ह की अवधारणा से क्या अभिप्रेत है? द अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल, किसी व्यक्ति की जीवन शैली को समर्थन देने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा। द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑफ ए कंट्री, किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। द पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पेसीज, किसी प्रजाति के जनसंख्या का आकार। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन, क्षेत्र की जैव विविधता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए द अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल, किसी व्यक्ति की जीवन शैली को समर्थन देने के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मेजर्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग रिसोर्सेज यूज एंड वेस्ट जनरेशन। पारिस्थितिकी पदचिन्ह किसी व्यक्ति की जीवन शैली का पर्यावरणीय प्रभाव मापता है जिसे संसाधन उपयोग और अपशिष्ट उत्पादन शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रजाति का उदाहरण है? सी ओटर, समुद्री उदबिलाव, ग्रासहोपर, टिड्डी, स्क्विरल, गिलहरी, एलिफेंट, हाथी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सी ओटर यानी समुद्री उदबिलाव। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Keystone species have a disproportionate effect on their ecosystem and play a crucial role in maintaining the structure of the community। प्रमुख प्रजातियां अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर असमान प्रभाव डालती है और समुदाय की संरचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द टर्म बायोडाइवर्सिटी एनकम्पासेस, जैव विविधता शब्द से क्या अभिप्रेत है? द वैरायटी ऑफ स्पीसीज ओनली, केवल प्रजातियों की विविधता। द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक मटेरियल,
पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक सामग्री की विविधता। द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम ओनली, केवल पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों का आनुवंशिक सामग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक मटेरियल, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक सामग्री की विविधता। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन ऑर्गेनिज्म। जैव विविधता में पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों और जीवों के भीतर आनुवंशिक विविधताओं की विविधता शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैगशिप स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रजाति का उदाहरण है? पांडा, लायन, टाइगर या ऑल ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। Flagship species are those that are used to represent a border conservation effort and they are often chosen for their charismatic appeal। प्रमुख प्रजातियां वह होती है जो व्यापक संरक्षण प्रयासों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाती है और इन्हें अक्सर उनके आकर्षक आकर्षण के लिए चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान (NBAP) इज टू। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता का संरक्षण करना। इंक्रीजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता बढ़ाना। रिड्यूस अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को कम करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द NBAP focuses on protecting India's rich biodiversity through sustainable practices and conservation measures। NBAP का उद्देश्य भारत के समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है, जो सतत प्रथाओं और संरक्षण उपायों के माध्यम से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द मेन कॉज ऑफ हैबिटेट्स लॉस वर्ल्ड वाइड इज। विश्व भर में आवास की हानि का मुख्य कारण है? पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डिफॉरेस्टेशन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ हैबिटेट्स लॉस एज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। वनों की कटाई आवास की हानि का प्रमुख कारण है, क्योंकि कृषि, शहरीकरण और औद्योगिकरण उद्देश्य के लिए वन क्षेत्रों को साफ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिचु कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूस या फॉरेस्ट रिजर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जूस यानी प्राणी उद्यान। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स सिचु कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स कंजर्विंग स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स एज सीन इन जूस एक्वारियम्स एंड बॉटनिकल गार्डन्स। बाह्य स्थल संरक्षण में प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर संरक्षण किया जाता है, जैसे कि प्राणी उद्यानों, जल उद्यानों और वनस्पति उद्यानों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IUCN, WWF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है IUCN। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। द IUCN पब्लिशेज द रेड डाटा बुक विच लिस्ट स्पीसीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, प्रोवाइडिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। IUCN रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है जिसमें उन प्रजातियों की सूची होती है जो विलुप्त होने के जोखिम में है, जो संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हानि का कारण नहीं है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आवास का विनाश, इनवेजिव स्पीसीज, आक्रामक प्रजातियां, ओवर पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज, स्थानीय प्रजातियों की अत्यधिक जनसंख्या, या पॉल्यूशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ओवर पॉपुलेशन ऑफ नेटिव
स्पेसीज। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Overpopulation of native species does not directly contribute to biodiversity loss. In fact, it is the loss of native species and the introduction of invasive species that lead to a decline in biodiversity. स्थानीय प्रजातियों की अत्यधिक जनसंख्या सीधे तौर पर जैव विविधता की हानि का कारण नहीं बनती है। वास्तव में यह स्थानीय प्रजातियों की हानि और आक्रामक प्रजातियों का परिचय है जो जैव विविधता में गिरावट का कारण बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बायोडाइवर्स बायोम? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जैव विविधता से समृद्ध जैव मंडल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, डिजर्ट्स, मरुस्थल, टूंड्रा या ग्रासलैंड? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Tropical rainforests are the most biodiverse biome, hosting over half of the world's species, despite covering a small portion of Earth's surface. उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे जैव विविधता से समृद्ध जैवमंडल होते हैं, जो पृथ्वी की सतह का एक छोटा हिस्सा कवर करने के बावजूद दुनिया की आधी से अधिक प्रजातियों का घर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण है? सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या ऑल ऑफ द एबव? इसका जो सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले इसके व्याख्या देख लेते हैं। ऑल द मेंशन्ड एरियाज आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियाज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉल अंडर प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज। सभी उल्लेखित क्षेत्र भारत के संरक्षण कार्यों के तहत संरक्षित हैं। राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र की श्रेणियों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म एक्सटेंशन रेफर्स टू? विलुप्तता शब्द किससे अभिप्रेत है? द कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से किसी प्रजाति का पूरी तरह गायब हो जाना। द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, किसी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट। द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ स्पीसीज, किसी प्रजाति का आवास खो जाना। द रिलोकेशन ऑफ स्पीसीज टू न्यू हैबिटेट, किसी प्रजाति के नए आवास में स्थानांतरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, द कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से किसी प्रजाति का पूरी तरह से गायब हो जाना। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विलुप्तता तब होती है जब कोई प्रजाति पृथ्वी पर कहीं भी अस्तित्व में नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेन थ्रेट टू मेरीन बायोडाइवर्सिटी? समुद्री जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है? ओवर फिशिंग, ऑयल स्पिल्स, कोरल ब्लीचिंग या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओवर फिशिंग, ऑयल स्पिल्स एंड कोरल ब्लीचिंग आर मेजर थ्रेट्स टू मेरीन बायोडाइवर्सिटी, कॉजिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड स्पीसीज लॉस। अत्यधिक मछली पकड़ना, तेल फैलाना और कोरल ब्लीचिंग समुद्री जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे हैं, जो आवासीय विनाश और प्रजातियों के नुकसान का कारण बनते हैं। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी वॉज एडोप्टेड एट? जैव विविधता पर संधि सीबीडी का कहाँ अपनाया गया था? रियो डी जेनेरो 1992, क्योटो 1997, पेरिस 2015, न्यूयॉर्क 2000? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है रियो डी जेनेरो 1992। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज एडोप्टेड एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो 1992। जैव विविधता पर संधि रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है? इंडियन लायन, बंगाल टाइगर, इंडियन राइनो या वाकिटा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाकिटा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।
रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। द वोकिटा ए स्मॉल पर्पल स्पीसी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड बायोकैच इन फिशिंग नेट्स। वाकिटा एक छोटी डॉल्फिन प्रजाति आवासीय हानि और मछली पकड़ने के जाल में फंसने के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो दोस्तों यह थे आज के क्लास के 40 क्वेश्चन। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।